बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। कल ईरान की तरफ से पाकिस्तान पर मिसाइल का हमला भी हुआ और ड्रोन हमले भी हुए, जिसके बाद यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई और अब अमलन पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सफारती ताल्लुकात मुनक़ता हो चुके हैं। हमने अपना सफीर वापस बुला लिया है और ईरान के सफीर को कहा है कि वो पाकिस्तान वापस तशरीफ ना लाएं। अब ये जो कशीदगी है, इसकी बैकग्राउंड क्या है और आने वाले दिनों में कहीं पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब तो नहीं हो जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो पाकिस्तान का हर शख्स पूछ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही रेलिवेंट गेस्ट मौजूद हैं। एजाज चौधरी साहब साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं और मुख्तलिफ मुल्कों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। तो इनसे ये पूछेंगे कि बैकग्राउंड क्या है और आने वाले दिनों में कहीं पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात ज्यादा खराब तो नहीं हो जाएंगे। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, ये ऑफिशियल चैनल्स तो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मौजूद थे, तो ईरान ने ये किया क्यों? आपकी गट फीलिंग क्या है? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि ईरान के अंदर कोई ऐसी कम्युनिकेशन हुई है जिसकी वजह से ये गलत फैसला हुआ, क्योंकि इतना गलत फैसला कि एक दोस्त मुल्क की आप टेरिटोरियल इंटेग्रिटी वायलेट करें, ये एक रेड लाइन होती है और ये तो सिर्फ दुश्मन मुल्क कर सकता है, जिस तरह हिंदुस्तान ने 2016 में किया था और जिसका पाकिस्तान ने फिर जवाब भी दिया। तो ये इतना दुश्मनी पर मबनी इक़दाम करना बाइसे हैरत है, बाइसे तशवीश तो है ही, लेकिन बाइसे हैरत भी है। अब अंदर मुहर्रकात क्या हुए, क्या ये किसी लोकल कमांडर ने कर दिया, क्या इसको ऊपर वाली अथॉरिटीज की आशीर्वाद थी या नहीं थी, और क्या कोई रोग नॉन स्टेट एक्टर ये काम कर रहा था? तो तीनों सूरतों में ये बड़ा तशवीशनाक है। अभी भी मैं जब आपके पास यहाँ पे तशरीफ, अगर ये स्टेट ने ना किया होता तो जो उनकी स्टेट एजेंसी है, जो न्यूज एजेंसी है, वहां से खबर ब्रेक ना होती, क्योंकि जो इंटरनेशनल मीडिया में गई है वो आयरना जो उनकी न्यूज एजेंसी है उससे ये खबर बाहर गई है, तो वो स्टेट उसको ओन कर रही है इस हमले को। एक किस्म की बात अब सही है, और ईरान में वैसे भी मीडिया उनके स्टेट के कंट्रोल में ही है, लेकिन फिर भी जिस तरह हमारी वजारत खारजा ने कोई एक बयान जारी किया है, उनकी वजारत खारजा भी बोल सकती है। अभी अभी मैं सुन रहा हूं कि उनके वजीर खारजा के हमारे वजीर खारजा के साथ कोई राब्ता हुआ है। अब मुझे नहीं पता उसमें उन्होंने क्या बात की है, लेकिन जो भी है ईरान ने दुरुस्त नहीं किया, पाकिस्तान का एहतजाज बजा है और ईरान को बताना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी ऑप्शंस होती हैं, कोई भी मुल्क बगैर ऑप्शंस के नहीं होता, लेकिन इस बॉर्डर पे ये चीज होनी नहीं चाहिए। इसलिए मेरा ख्याल पाकिस्तान बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है। अच्छा फरमाइए सर, पाकिस्तान की तरफ से जो रिस्पांस है वो ठीक है या इससे ज्यादा रिस्पांस होना चाहिए था? क्योंकि बाकायदा हमला हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, तो जाहिर है बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हमला उसी तरह उसका जवाब देना चाहिए जिस तरह उन्होंने हमला किया। मैं नहीं समझता कि टिट फॉर टैट इस तरह करने से बहुत नुकसान हो सकता है और कोई जंग छिड़ सकती है। हम जंग तो नहीं चाहते हैं। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल पहला मौका डिप्लोमेसी को देना चाहिए और पाकिस्तान ने दुरुस्त कदम किया कि अब डिप्लोमेसी के जरिए पहले इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और अगर ये नहीं हुई तो फिर ऑफ कोर्स पाकिस्तान अपना हक रखता है कि कोई और लायामल अपना बनाए। अच्छा एजाज साहब, इसमें चाइना इन्वॉल्व हो रहा है और दोनों मुल्कों के दरमियान वो कुछ सालसी करवाने की कोशिश कर रहा है, तो आपका क्या ख्याल है कि चाइना की इन्वॉल्वमेंट हमारे लिए बेहतर है इस पूरे खित्ते के लिए? देखिए, चाइना ने पहले भी ईरान और सऊदी अरब के दरमियान भी एक मुस्बत किरदार अदा किया था, और चाइना अगर करना चाहता है ये किरदार और दोनों मुमालिक चाहते हैं तो शायद कोई मजायका नहीं होगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये वहां होता है जहां दोनों मुल्कों के दरमियान कोई कम्युनिकेशन ना हो रही हो, तो फिर आप थर्ड पार्टी ढूंढते हैं। यहाँ तो ईरान के साथ तो हर किस्म के चैनल्स हमारे खुले हुए हैं। इवन बॉर्डर के ऊपर अभी हाल ही में हमने बॉर्डर मार्केट खोली है वहां पे, और बलोचिस्तान की हमारी जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो बाकायदा इन टच है उनके साथ, हमारी एफसी उनके साथ इन टच है। तो कोई वजह नहीं बनती है कि हम बायलैटरली इसको रिजॉल्व ना कर सकें, और इसलिए मेरे ख्याल में पहले बायलैटरली इसको मौका देना चाहिए कि दोनों मुल्क इसको मामले को समझें, और अगर ईरान ने इस तरह की कोई गलत काम हुआ है ईरान की तरफ से, तो मेरे ख्याल में उनका बड़ापन तो यही कहता है कि उनको इसकी यानी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये काम नहीं
करने वाला, एक दोस्त मुल्क के साथ करने वाला काम नहीं है। लेकिन अगर चीन आना चाहता है तो मेरे नहीं ख्याल पाकिस्तान को कुछ इतराज होगा इसके। अच्छा, ये फरमाइए सर, ये ऊपर नीचे किया गया, मसलन सीरिया के अंदर भी हमला किया उन्होंने, फिर इराक के ऊपर भी हमला किया उन्होंने, और फिर पाकिस्तान को भी उन्होंने इस ब्रैकेट में शामिल कर लिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं वो समझ रहे हैं जिस तरह सीरिया है, जिस तरह इराक है, पाकिस्तान भी ऐसा ही कोई कमजोर सा मुल्क है और अपने इंटरनल इश्यूज में फंसा हुआ है, तो इस वक्त हमें भी उनके ऊपर पांव रख देना चाहिए? ये हो सकता है जी, क्योंकि उनका गजा में हमास या हिजबुल्लाह लेबनान में वो उस तरह इसराइल को जवाब नहीं दे पाए, तो वो अब कोई तासुर देना चाहते हैं ईरानी कि हम बड़े एक्टिव हैं, और सीरिया में भी किया है, इराक में भी और पाकिस्तान में भी। लेकिन ये मेरे ख्याल में रविश दुरुस्त नहीं है। ईरान के पास पहले ही बड़े दोस्त कम हैं, और अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो जो रहे से दोस्त हैं वो भी आपसे चले जाएंगे। तो अगर ये हिकमत अमली इस तरह की है तो यकीनन ये नाकस हिकमत। अच्छा, अब ये फरमाइए सर, फ्यूचर क्या है इन ताल्लुकात का? आप ये समझते हैं कि सेटल डाउन हो जाएंगी चीजें, या फिर अगर इसी तरह झड़पें जारी रही तो फिर क्या होगा? क्योंकि हमारे एक ईस्टर्न बॉर्डर है, उसके ऊपर इशू है, अब वेस्टर्न बॉर्डर जो उसके ऊपर भी इशू हो जाएगा। मेरे ख्याल में ये सेटल हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान के हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर्स हैं उनके अंदर मसाइल हैं, तो हम भी चाहते हैं। इसी तरह ईरान के भी काफी मसाइल हैं, चारों तरफ हैं, और उनके ऊपर तो इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगी हुई हैं। तो शायद ईरान भी ये चाहेगा कि कम से कम ये पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती रखे। तो अगले यानी 20, 22, 35, 40 घंटों में मेरे ख्याल में राब्ते होंगे दोनों हुकूमतों के दरमियान, और उसमें ये सुलझाव की तरफ जाएगा मामला। जी ठीक, चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खासा यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और बाद हम पैनल के साथ वापस आएंगे। हमारे साथ सेनेटर हुमायूं अहमद साहब होंगे, सेनेटर अफनान उल्लाह खान साहब होंगे, और नाज बलोच साहबा होंगे हमारे साथ। पाकिस्तान को वो जवाब देना चाहिए जो कोई भी खुद मुख्तार मुल्क देगा। बिलावल जब तक फॉरेन मिनिस्टर थे कभी वो अफगानिस्तान नहीं गए थे, वो सारे दौरे करते रहे, लेकिन अपने जो पड़ोसी ममालिक है उनका कोई दौरा नहीं किया था। All those speculation regarding the elections have been addressed. Everyone is certain about the election date on 8th of February, and I think so that's going to lead towards a stable government. 8 फरवरी को आवाम अपने वोटों के साथ फैसला कर देंगे, वही फैसला हम सबको काबिल कबूल होगा। मियां नवाज शरीफ, मैं, मरीम नवाज, हम सब मिलकर कैंपेन को चारों तरफ लेकर जाएंगे। मैदान में सिर्फ जियाले मौजूद है, शेर तो बिल्ली बन के घर में चुप रहा है। ये किस किस्म का शेर है जो डर के मारे घर में चुप के कहता है कि कोई और शिकार करे मेरे मुखालिफ का? ये वो शेर है जिसका शिकार आपने 8 फरवरी को करना है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ सेनेटर हुमायूं अहमद साहब हैं, सेनेटर अफनान उल्लाह खान साहब हैं, नाज बलोच साहब हैं। आज भी सियासी गर्मा गर्मी तो बहुत ज़्यादा रही। मियां नवाज शरीफ साहब की खामोशी पे बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं कि 3 हफ्ते रह गए इलेक्शंस में, मियां साहब खामोश क्यों हैं? और फिर आज जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि शेर जो बिल्ली बन गया वो तो छुपा हुआ है, वो बाहर ही नहीं निकल रहा। और साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि हमारी सफारतकारी बड़ी शानदार थी और ये सफारतकारी इतनी नालायक है कि इसमें से ईरान ने हमला कर दिया। बहुत सारे सवाल हैं जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अफनान साहब ये फरमाइए, मियां साहब की खामोशी बड़ी हैरानकुन बात है। ऐसा लगता है जैसे इलेक्शन आपने किसी और को दे दिया है कि वही लड़े और बस सिर्फ आपको कुर्सी पर बिठा दे। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब की खामोशी जो है वो इंशाल्लाह कल हाफिजाबाद में जलसा है, तो आप देख लीजिएगा, वो उधर जो है अब जो आपकी ख्वाहिश जो है वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। वैसे हम पे पहले तक भले का निशान था, आप खामोश है, आपने देखा गया तो बस ठीक है। नहीं कहाँ, देखिए बात ये, पहले हमने जो है वो टिकट एलोकेशन के लिए काम हम कर रहे थे और हम तैयारी कर रहे थे कि किसको देनी है किसको नहीं देनी। ठीक है, वो उसके लिए हमारी जो है वो सारी एफर्ट लगी हुई थी। वो खत्म हुआ मामला 13 तारीख को। उसके बाद से जो है वो इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हो गई। मैडम ने, मरीम नवाज साहबा ने एक जलसा कर लिया है। एक जो है वो अब अगला जो है हमारा 18 को हाफिजाबाद में, उसके बाद लिया में, फिर मानसहरा में, पूरा एक प्लान है। उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो जलसा है। वैसे माहौल जो सियासी है ना वो सिर्फ और सिर्फ बिलावल भुट्टो ने बनाया है। कोई ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजर आ रही है आपको किसी जगह, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नजर आ रही है। और कुछ एतराज इनकी तरफ से हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि अगर बल्ला हमारे हाथ में होता आपने कंपेन कोई नहीं करनी थी।
नहीं, ये बात तो फिर वो ये होता तो यूँ होता, ये होता तो उसका क्या हाइपोथेटिकल मामलात के ऊपर क्या मैं जवाब दूँ। बात ये है कि हमारे भी हालात बहुत ख़राब थे 2018 से पहले। हमने उन्हीं बुरे हालात में कैंपेन भी की, इलेक्शन भी लड़ा, पंजाब में सबसे ज़्यादा सीटें भी जीती। तो ये जो है ये हालात हमेशा आपके हिसाब से नहीं होते, कभी अच्छे होते हैं कभी बुरे होते हैं। लेकिन अब 42 जलसों से 12 पे आए हैं आप। शुरू में आपने कहा 42 करेंगे, अब 12 करेंगे, पता नहीं वैसे 30 वो 12 जलसे मियां नवाज शरीफ साहब का प्लान 12 का ही था फ्रॉम डे 1। वो जो बाकी जलसे थे कुछ शहबाज साहब के और मैडम के, उनमें शायद कुछ कटौती हुई है, बाकी वही है प्लान। अच्छा हमारी साहब ये फरमाइए सर, ये तो अब आ गए, गर्मी आ गई है सियासत के अंदर, और नवाज शरीफ साहब कल जलसा भी कर रहे हैं, बड़ा भरपूर जलसा। उससे पहले अखाड़े का एक जलसा था जो मरीम साहिबा ने किया, तो अब ये फुल स्विंग में बाहर है। आप कहाँ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कहाँ हैं? देखिए, ऐसा है कि जब हम निकलते हैं तो अंदर कर देते हैं, किसी के ऊपर 3 MPO के तहत, किसी के ऊपर कुछ चीज़, किसी के ऊपर हम लोग झंडा उठाए तो लोगों को तकलीफ हो जाती है। अब हुकूमत जो इन लोगों की है, मतलब ये जो इस वक्त की जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत है, उनको प्रॉब्लम हो जाती है। वो ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू प्लीज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि इन्होंने सियासी वर्कर इश्यूज से डरता होता है डॉक्टर साहब। नहीं, देखिए ऐसा ये होता है, ऐसा होता है आपके जो लोग निकलते हैं ना, उनको लीडर्स भी चाहिए होते हैं कि वो बाहर आके करें। आपने देखा है कि हम लोगों ने जो आपकी तो पूरी पार्टी लीडर है सर, आपके लिए शेर अफजल मरवत साहब भी काफी वो निकले हैं, उनको वापस बुला लिए निकले हुए। वो तो देखिए, वो तो प्रॉब्ली उनको इसलिए बुलाया होगा कि कोई स्ट्रेटजी के लिहाज से करें, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी वो रोज किसी न किसी के कपड़े उतार देते हैं पार्टी में से। वो देखिए, वो चीज हर जगह होती है, वो हर पार्टी में ये छोटी मोटी चीजें चलती रहती है, इनको इग्नोर करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से वो एक्चुअली बगैर जो जितना मुझे इल्म है, वो अपने इनिशिएटिव पे निकले थे और उन्होंने बहुत अच्छा किया था। और उन्होंने जो वहां पे जाके कराची में जाके सिंध में जाके जो उन्होंने लहू गरमाया, तो सर फैसल साहब का लहू गरमा दिया उन्होंने हामिद खान साहब का लहू गरमा दिया, और सदर आरिफ अलवी साहब का लहू गरमा दिया। देखिए ऐसा है कि वो चीजें ये पॉलिटिकल उसमें विद इन पार्टी चलती रहती, हर एक दूसरे को कहता रहता, तो इसको मैं इन चीजों को इग्नोर कर देता हूं। मैं लार्जर पिक्चर पार्टी इग्नोर नहीं कर रही इसको। नहीं, मेरे ख्याल में पार्टी इग्नोर कर रही है, क्योंकि इमरान खान वापस बुला ले, जब एक ठीक ठाक उनके जलसे चल रहे थे और आप सब थे वहां जीत रही है पार्टी, तो आपने अपने जर्नल को वापस बुला लिया। मेरे ख्याल में वो प्रॉब्ली उनको इसलिए बुलाया है, मैं प्रॉब्ली इसलिए कह रहा हूं कि मुझे इल्म नहीं है पूरी तरह, लेकिन मैं ये प्रॉब्ली इसलिए कह रहा हूं कि मोस्ट प्रॉब्ली कि उनको कहेंगे कि आप किस तरीके से अपनी कैंपेन स्टार्ट करें और कहां से स्टार्ट करें, एंड देन इट विल बी डन। आपको चंद दिनों में वैसे ही पता चल जाएगा मेरे लिहाज से, ठीक है? ठीक है। हमारा जो देखिए, आप लोग क्या करते हैं, जब सख्ती आती है या कुछ चीज होती है तो आप उस लिहाज से प्लान करते हैं। जैसे अभी अफनान कह रहे थे कि इनके पास सख्ती आई थी, लेकिन ये अपने शेर के निशान के साथ ही ये जनरल इलेक्शंस लड़े थे। नहीं, उससे पहले सेनेट में मैं जनरल इलेक्शन, देखिए सेनेट को छोड़ देना, पहली में एक मिनट जाए, मैं आपको बताता हूँ। पार्टी उससे एक मिनट जाए, सेनेट में मेरे एमपीएस मुझे वोट देंगे, PMLN के MNAs या सॉरी आज भी आजाद हैं, सुन ले आजाद हैं, लेकिन इन्हीं के MPAs इन्हीं के लोगों को वोट दे रहे हैं। यहां पे आप उसका कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। अगर आप उसको कंपैरिजन कर रहे हैं देन आई सैल्यूट यू, ठीक है कि आप ये कंपैरिजन भी कर रहे हैं। तो जब आप उस वक्त गए थे अपने निशान के साथ, अपनी शनाख्त के साथ, वो और बात है। यहां पे आपने पूरी लीडरशिप कैटेगरी 1 पूरी लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश की। फिर उनके पास इख्तियार ही नहीं है। मुझे एक बात बताइए, एक मिनट चौधरी साहब, जब एक खातून 2021 में निकलती है और 4 डिमांड करती है, वो कहती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड करती है, फिर उसको डिफाइन करती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है जब जीरो हो जाए। जीरो का मतलब क्या है कि जैसे मियां नवाज शरीफ साहब को 200 पेशियां भुगती थी, इमरान खान भी भुगतेगा। जैसे मियां नवाज शरीफ साहब जेल में गए थे, इमरान खान भी जाएगा। जैसे मियां नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया था, इसको भी डिस्क्वालीफाई करेंगे। जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को किया था, वैसे आप इनको डिसफंक्शनल करेंगे। वो
सारी चीजें तो डिमांड पूरी हो रही हैं। तो जब आप इसी सीक्वेंस में सारी चीजें हो रही है तो फिर मैं तो यही कहूंगा ना। और जिस तरीके से आपके प्राइम मिनिस्टर और आपके अपोजिशन लीडर को किस चीज का टिकट मिला है, कहां से मिला है, किसका मिला है? राजा रियाज साहब, हाँ तो आपकी पार्टी के थे ना। अभी टिकट किसका मिला है? अभी किसका टिकट मिला है? मुस्लिम लीग नून का। ओ अच्छा, हाँ, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक लीडर ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के देखिए ना, मेरी बात सुनो, देखिए मेरी बात सुने, एक आदमी उन्होंने इस टिकट के लिए अपनी सीट बदली है। इस टिकट की बेसिस पे उन्होंने कहा, इस टिकट के बेसिस पे उन्होंने कहा था कि जो आप कहोगे वो करेंगे। और उन्होंने, अच्छा मुझे एक बात बताएं, इनको कैसे पता कि ये इलेक्शन जो होंगे फरवरी के उस लिहाज से होंगे? इसको कहते हैं पॉलिटिकल विजडम। इट्स नॉट कॉल्ड पॉलिटिकल विजडम। इनको कैसे पता? मैं पूछना चाहता हूं कि आपके शो में कितनी दफा आए अपने वाउडा साहब, उन्होंने कहा था कितनी दफा आपकी पहला नहीं, लेकिन उन्होंने कितनी दफा, देखिए कहीं ना कहीं ये डिस्कशन हुई है कि मैं ना बल्ला देख रहा हूं, बल्ला नहीं होगा। पॉलिटिकल विजडम है, वो आपसे ज्यादा समझदार है। फिर ठीक है, अल्लाह मुझे ऐसी विजडम ना ही दे तो बेहतर है। नाज भाई साहब, ये फरमाइएगा, ये आपको कैसे महसूस हो रहा है जी कि शेर बिल्ली बन गया हुआ है और आप लाहौर में बैठ के मियां नवाज शरीफ को शिकस्त दे देंगे और चौथी मर्तबा आपने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देना इनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जावेद चौधरी साहब, हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस में जब जाती है तो अपनी मुहिम करती है, अवामी सरगर्मियां करती है, और हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी कोशिश यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करके अवाम की नुमाइंदगी करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूंकि सिंध में हमारी हुकूमत रही है और जिन कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर सेहत के शोबे में या इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से या जो भी काम हमने किए हैं, हम अपने उसी काम की बुनियाद पे, कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर हम अवाम के पास जाके अपना 10 नुकाती मैनिफेस्टो जो है, बड़ी ख्वाहिश है कि जो डेवलपमेंट आपने कराची में करवा दी है वही लाहौर में हो और लाहौर आने वाले दिनों का कराची नहीं। लेट मी टेल यू वन थिंग जावेद चौधरी साहब, असल में हमारे पास हुआ क्या है, पीपल्स पार्टी के साथ अलमिया ये हुआ कि गुज़िश्ता जो 3.5 साल पीटीआई की पहले जो हुकूमत थी उसके अंदर और उससे कुछ अर्सा पहले से ही मीडिया के ऊपर एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बहुत ही प्लान्ड तरीके से जो है पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम चलती रही। और ये सबको पता है इन बातों का, चाहे वो कोई भी खबर जो कि पूरे पाकिस्तान में हर सूबे में अगर कोई क्राइम हो उसको इग्नोर करके पीपल्स पार्टी की क्राइम रेशियो को, जहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां की क्राइम को हाईलाइट करके बताना, जबकि मैं समझती हूं कि ओवरऑल हमें इन चीजों को कंट्रोल करना चाहिए और ये हर हुकूमत की जिम्मेदारी है। कोई भी किस्म की नेग्लिजेंस किसी हुकूमत के लिए अच्छी बात नहीं होती, लेकिन जो कारकर्दगी पीपल्स पार्टी सारा सवाल है कि क्या आप वाकई लाहौर को कराची बनाना चाहते हैं? देखिए, हम चाहते हैं कि हम लाहौर में भी NICVD के वो सेंटर्स बनाएं जहां मुफ्त दिल के इलाज हों। हम चाहते हैं वहां पे भी हम ऐसे लिवर ट्रांसप्लांट के जो है हॉस्पिटल्स तामीर करें जहां पे जिम्स की तरह, लाड़काना की तरह, गंबट की तरह, जहां पे मुफ्त जिगर की पैबंदकारी हो। हम चाहते हैं कि सेहत के शोबे में जिस तरह सिंध सूबे ने मुफ्त सेहत फराम करने का जो एक बेड़ा उठाया है और जो हम खिदमत कर रहे हैं सेहत के शोबे में, उसके ऊपर उसी तरह से हम दूसरे सूबों में भी लोगों को फायदा हासिल करने के लिए हम उनके लिए भी रास्ते हमवार करें। आप सिर्फ लाहौर में सिर्फ जो मेडिकल फैसिलिटीज कराची के सिर्फ वो यहाँ पे रेप्लिकेट करना चाहती है, बाकी कोई तब्दीली नहीं करना चाहती है? आप समझते हैं लाहौर में बाकी किसी चीज की कोई तब्दील करने की जरूरत नहीं है? देखें, हम अगर काम कर रहे हैं, हम अवाम में मौजूद हैं, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर आप कराची की बात करते हैं तो करोड़ों की तो कराची की आबादी है, तकरीबन लगभग 3 करोड़ के करीब तो कराची शहर की आबादी है। इतनी तादाद की आबादी हो तो बड़े बड़े जो है मुल्कों की नहीं होती जितनी शहर कराची की आबादी है, और उसके बावजूद यहाँ पे मेयर कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आना इस बात का सबूत है कि पीपल्स पार्टी ने अवामी नुमाइंदगी की है। लोकल सतह पे हम अवाम के दरमियान मौजूद हैं, अवाम की खिदमत करते हैं तो अवाम हमें वोट करके मौका देती है। इसीलिए मैं समझ रही हूँ कि इस वक्त जो इलेक्शन की मुहिम है, अब वैसे मुझे ब्रेक लेना दे क्योंकि सवाल बहुत बनते हैं। जमात इस्लामी के साथ जो कुछ वहां पे हुआ था, के साथ जो कुछ हुआ था, ना जमात इस्लामी आपसे मुतमईन है, ना MK आपसे मुतमईन है, ना सिंधी जो पार्टीज हैं पुरानी वो, और ना अवाम। तो अजीबोगरीब सी सूरत हाल है। वैसे मैं चाहता हूं कि लाहौर कराची बने। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। वैसे अफनान साहब ये फरमाइएगा कि आपके हेल्थ फैसिलिटीज लाहौर में वाकई कम है, अगर होती तो मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहबा सब लोग यहीं पे इलाज करवा लेते, लंदन ना जाना पड़ता। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर आके ऐसी फैसिलिटीज क्रिएट करना चाह रही है कि आपका इलाज यहीं पर हो जाए। लेकिन बात ये है कि हमने अगर आप पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 20-25 साल में देखें, हमने जितने हॉस्पिटल्स बनाए हैं उधर, वो अपना PKLI हो गया या जो और बाकी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, आप उनकी हालत जाके देख लें। और मैं अपनी बहन को भी इनवाइट करूँगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो है वो ना हमें वहाँ से यहाँ पे सर्विसेज लाने की ज़रूरत है ना कहीं और से। लेकिन हमारा प्लान ये है कि इंशाल्लाह हमने जो लाहौर में हेल्थ सर्विसेज मिल रही है हम उसको रेप्लिकेट करके बाकी एक चीज है कि लाहौर ज़ाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, लेकिन बिलावल साहब ने सबसे अच्छे जलसे जो लाहौर के अंदर किए। आप लोग किसी जगह नजर नहीं आ रहे, बिलावल रोजाना नजर आ रहे? नहीं, वो आप मरीम नवाज साहबा की कल की जो जहानाबाद में और वो दुलम और बाकी जगहों पे जो गई हैं, आप उसकी मैं वीडियो आपको भेज दूंगा, आप देख लें। लेकिन बात यह है कि हमारा मुकाबला ये कोई भी नहीं कर सकते। क्यों? उसकी वजह ये है कि देखें हम परफॉर्मेंस में बहुत आगे हैं। हमने 16 डिलीवर आपका सारे दुनिया वो 16 महीने तो आप 16 महीने आप उससे पहले के जो अदवार है उनको भी तो गिने ना। और जो बाकियों ने 10-10 साल लगा लिए हैं उनका उस सूबे का असर जाके देखें, आप पेशावर का असर जाके देखें, पूरा टूटा हुआ नहीं है। तो आप मुझे गया था, आपको लगेगा कि आप पता नहीं कहाँ आ गए। 10 साल के बाद ये हाल है। और आप जाके लाहौर को देख लें, आप लाहौर छोड़ने में कहता हूँ, आप मुल्तान को जाके देख लें, फैसलाबाद को जाके देख लें, रावलपिंडी को जाके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि काम कहाँ हुआ है कहाँ हुआ। तो हमें परफॉर्मेंस के ऊपर हमारा कोई मुकाबला नहीं है। बाकी अगर इशू कहाँ पे, मुकाबला कहाँ पे? मुकाबला को नैरेटिव शेरेटिव बना ले, कहानियां शानियां बना ले, लोगों को बेवकूफ बनाने के नैरेटिव में आप बात कर रहे हैं, यानी बेवकूफ नहीं बना पा रहे हैं, बेवकूफ नहीं बना पा रहे हैं। और दूसरी दोनों पार्टी से काम कर रही है आपका, मतलब कि मैं बाकी लगेंगे अपने हिसाब किताब से। देखिए बात ये है कि मैं आपको प्रोजेक्ट अगर गिनाऊं, आप छोड़ें, आप हमने पंजाब में क्या किया, हमारी ना सिंध में हुकूमत है, ना हमारी सिंध के अंदर लोकल बॉडीज में हुकूमत है, ना प्रोविंस में हुकूमत है। कराची का जनरल टर्मिनल PMLN ने बनाया, लियारी एक्सप्रेस वे को PMLN ने कंप्लीट किया, ग्रीन लाइन PMLN ने बनाई, कराची हैदराबाद मोटरवे PMLN ने बनाई, सक्कर हैदराबाद मोटरवे PMLN ने बनाई, कराची के 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट 2200 मेगावाट के PMLN ने बनाए, 1400 मेगावाट का कोल फाइड पावर प्लांट कराची का PMLN ने बनाया। थर कोल के ऊपर 50 साल से हम रोजाना बात करते थे, थर कोल, किसी ने कुछ नहीं किया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो वहां पे माइनिंग पीपल्स पार्टी ने किया। नहीं, मैं कह रहा हूं प्लांट ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं 2008 से 13 तक वहां पे 1 मेगावाट की बिजली नहीं बनती थी। मैं 92 से वो सब कुछ आपने किया है, तो फिर यहाँ पे दूसरी पार्टी होनी नहीं चाहिए। बात कर रहा हूँ, ये डसा भी नहीं बैठे होने चाहिए। देखें आप जाके चेक करेंगे पहला मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थर कोल ने कब प्रोड्यूस, उसके जवाब में आपको सारा कुछ मिलेगा। थर कोल जो है जी महीने की बात ना साहब बोले थर कोल पे मैं करेक्ट कराना चाह रही हूँ अफनान को। देखिए अफनान ने बहुत सारे प्रोजेक्ट गिनाए हैं, लेकिन थर कोल प्रोजेक्ट जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और बीवी शहीद का जो ख्वाब था, और उसके ऊपर इसकी जो फंडिंग है, पैसा भी सूबा सिंध ने लगाया है। आपने सिर्फ वो सोवरेन गारंटी जो है PMLN की हुकूमत थी उसके लिए आपको दरखास्त की गई थी, वरना इसकी जो फंडिंग है सारा का सारा पैसा जो है वो हुकूमत सिंध ने ही अरेंज करके मैनेज किया है तमाम। और तो थर कोल प्रोजेक्ट जो है उसका क्रेडिट सिंध हुकूमत को जाता है। आप ले ले क्रेडिट, तो 8 से 13 में कर लेते हैं जी। तैयार करने में टाइम लगता है प्रोजेक्ट को, 90s में कर लेते, 1990 में कर लेते, अपना 93 में कर लेते, मतलब वो हमारा इंतजार था कि ऐसा मसला ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास ना बताने के लिए बहुत कुछ है। वही कहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया। आपके पास क्या है डॉक्टर साहब, किस बुनियाद पर इलेक्शन? मैं आपको एक बात, देखिए हमें किसी बुनियाद पर इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल कह सकते हैं इन्होंने इतनी सड़कें बनाई, इन्होंने ये किया, सब कुछ किया। आपने कौन बनाई बेसिकली ना? एग्जैक्टली एक चीज देखिए इस तरह है कि आपको एक कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करना चाहिए कि किस चीज से किसको फायदा हो रहा है। हम लोग हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट था, हमारे लिए इंपॉर्टेंट वो चीजें होती हैं कि जब आप देखिए, जब आप किसी चीज को बुनियाद रखते हैं तो आपने कहा है कि हम लोग गरीब लोगों की मदद करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने हेल्थ कार्ड बनाया। मैं एक उसकी तरफ आता हूं, जो सबसे बड़ा शौक होता है ना, फाइनेंशियल शौक, जो किसी भी घराने को
पॉवर्टी लाइन से नीचे लेकर जाता है, उसमें जो हेल्थ शॉक है वो 50% से बड़ा है। ये वाकई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 1 करोड़ लोगों ने उससे फायदा उठाया, 1 करोड़ लोगों तो ने। अफसोस की बात, इन्होंने आके बंद कर दिया था, ठीक है। अफसोस की बात यह कि सिंध वालों ने स्टार्ट ही नहीं किया था। अच्छा, मैं एक और बात बताता हूं, हम ये सारे काम किस लिए करते हैं? पॉवर्टी एलिवेशन के लिए करते हैं। बेसिक मकसद तो ये ना, पॉवर्टी एलिवेशन हो। अच्छा, पॉवर्टी एलिवेशन मैं आपको एक बात बता देता हूं उसमें थोड़ा सा, कि 2011 से लेके और 2016 तक की मैं बात करता हूं, जिसमें पीटीआई केपी में थी। 2013 से 16 तक पीटीआई केपी में थी, पंजाब में मुस्लिम लीग नून थी और सिंध में पीपल्स पार्टी थी, ठीक है। अच्छा, पीटीआई को जब पीटीआई आई तो 30 आपका परसेंट था उसका, उन्होंने कम करके कर दिया 20 पे, 10% डाउन किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सिंध में जाते हैं। सिंध में स्टार्ट हुआ था 250 से और किधर चला गया 49 पे, 1% कम हुआ, ठीक है। आप एनएफसी की बात कर रहे हैं? नहीं, पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है। अच्छा, पंजाब में क्या हुआ? 30 से 26, 4% कम हुआ। सबसे ज्यादा किसने काम किया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आपने वहां से गुर्बत खत्म कर दिया। हमने गुर्बत कम किया, खत्म। आप इतने गरीब कहां से आ गए? देखिए, मेरी बात सुने ना, आपको पता है पिछले 2.5 साल में क्या हुआ है, 1.5 साल में क्या हुआ है, आपको पता है कि क्या हुआ इसमें? इस 18 माह से 2 साल के अरसे में आपका तकरीबन 7-8% गुर्बत बढ़ गई है। आपके कोई 2.5 करोड़ के करीब तो लोग बीच में एक्स्ट्रा हो गए हैं। देखिए, जब हम ये चीजें करते हैं, मैं देखिए एक मिनट, आपका जो डेली के काम करने वाला जो बंदा है उसको खाना फ्री मिल जाता है, जो आपका डेली का मजदूर था उसको हो गया। अच्छा, ये हमेशा ये लोग कहते हैं, जब मैं आपको बताता हूं within 3.5 years 5.5 million jobs were created। मैं बताता हूं कहां पे 1.1 million जॉब was created, जो आपकी क्या कह सकते हैं ब्यूरो होती है बाहर भिजवाने के लिए, उधर से गई है। 1.5 मिलियन जो आपका हुआ था वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में आया है। 2.5 मिलियन जो जॉब्स क्रिएशन हुई वो आपका इंडस्ट्रीज में आई है। अराउंड 0.5 मिलियन जॉब्स हुई हैं वो बाकी जो छोटी मोटी जगह होती है उसमें है। आपका 5.5 मिलियन आपने सिर्फ 3.5 साल में किया है। अच्छा, मैं बीआरटी में आ जाता हूं। प्रवेश खट्टर साहब कह रहे मैंने बनाया था, एक मिनट, नहीं चाह रहा। देखिए एक मिनट है ना, देखिए ना, और उस बुनियाद पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक मिनट, वो देखिए अवाम बेवकूफ नहीं है। बीआरटी की मैं बात कर देता हूं और ऑरेंज ट्रेन और उनकी बात करता हूं। बीआरटी 70 मुल्कों में, दुनिया के 70 मुल्कों में पेशावर की बीआरटी को जो एजाज मिला है वो ये है कि इट इज द ओनली सेल्फ सस्टेनेबल। सर, चलती गाड़ियों को आग लग गई थी शुरू में। नहीं, वो तो वो जब नहीं किधर बंद हो, उन्होंने कहा किधर बंद हो गया? नहीं चलाएंगे, आपको न्यूज़ देता हूं। अभी आप लोगों की गवर्नमेंट ने की होगा, उसको अभी निकाल देता हूं, अभी भी उसको चल रहा है। अच्छा, बाकी जगहों पे कर वैसे खान साहब ना मेट्रो के खिलाफ थे, रोड्स के खिलाफ थे और ऐसे बिला वजह जो। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूं, आपको पता है ये आखिरी साल पीटीआई के आखिरी साल में आपका बीआरटी लेट्स से जो पहले उसका रूट था उसके अलावा बाकी लेट्स से टुवर्ड्स 4 एक दो है खजाना शुगर मिल है उस तरफ जाती है, उसके लिए कोई स्पेशल जगह नहीं बनाई, सिंपल उसी रोड पे साइड पे वो चल रही है। दिस इज व्हाट इमरान खान इनिशियली वांटेड। 45 मिलियन गवर्नमेंट से मांगे पेशावर बीआरटी ने और रोका है कि अगर नहीं देंगे तो वो तो अभी मांगे ना, अभी तो पिछले 1.5 साल से पिछले 1.5 साल से सस्टेनेबल अगर होता तो ये ना मांगते ना अपना 4.5। आप लोगों ने आगे कुछ किया होगा जानबूझ के। जॉब क्रिएशन में बात कर लूं, या कहते हैं ये जॉब क्रिएशन की जो मामला होता है ना वो आपका इंडस्ट्रीज के साथ लिंक्ड होता है। अगर आपके मुल्क में कोई इंडस्ट्री चलेंगी, आप इस तरह नहीं कह सकते। इनके दौर में इंडस्ट्री चल रही है सबसे ज्यादा। मेरी गुजारिश सुने ना, मेरी बात ये है कि इनको बहुत अच्छा मुल्क मिला था जब ये छोड़ के गए, बेड़ा गर्क करके गए। मैं आपको उसकी मिसाल दे देता हूँ। 6.1%। गुजारिश सुन लेना। देखिए, मैं पूरी बात यह है कि जॉब क्रिएशन इस तरह नहीं होती कि 1 मिलियन एग्रीकल्चर में हो गया, 1 मिलियन इस तरह जबानी जमा खर्च नहीं होता। आपने इंडस्ट्री के साथ लिंक करना होता है, उसके बाद आप कह सकते हैं। पॉवर्टी एलिवेशन की फिगर मैं आपको दे देता हूँ। अभी 23% में हम छोड़ के गए थे, ये 39% पे लेके आए। जो पॉवर्टी एलिवेशन की मैं यूनाइटेड नेशंस की और बड़े बड़े इदारों की फिगर कोट कर रहा हूँ, इनके दौर में 16% पॉवर्टी बढ़ी है। अब जो जहां तक बात होगी इंडस्ट्रीज वगैरह के चलने की, इन्वेस्टमेंट्स की, ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं,
जितनी पीएमएलएन के दौर में प्रोजेक्ट्स लगे, इन्वेस्टमेंट्स आई हैं, उसका तो 5% पुराने जमाने की बात कर रहे हैं। 16 महीने ने इसमें सिर्फ आपके पास एक ही स्लोगन है कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। इसके अलावा आप 16 महीने में जिसको आप बेच सकें या अपने वोटर्स को कन्विंस कर सकें। जावेद साहब, मैं आपको कहूँ ये वाला प्रोग्राम आप 2 मिनट में करके दिखाएं, कर सकते हैं। यही वाला प्रोग्राम 2 मिनट में करना है। तो मैं तो करूंगी नहीं ना, मुझे पता नहीं हो सकता। तो आपने 16 महीने का टोकरा क्यों उठाया था? जिस बंदे को अपनी कैपेसिटी का पता होता है वो अकल से इस्तेमाल करते हैं। एक जो बेवकूफ बंदा होता है वो हर जगह पे कूद जाता है, मैं कर दूंगा। नहीं, 13 जमाते थे, एक बेवकूफ तो नहीं था। नहीं, तो मैं तो एक को तो नहीं कह रहा, मैं तो 13 की 13 को कह रहा हूं। हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, वरना तो ये भी नहीं होता। डिफॉल्ट से बचाया 6.1 जीडीपी है। एक हफ्ते बाद इमरान खान के जाने के एक हफ्ते बाद ये कह रहे हैं इमरान खान के जी मुल्क डिफॉल्ट हो गया, उस डिफॉल्ट से बचाया, जिसको आप लोग कैंपेन करते रहे और ये कैंपेन इतनी जहरीली करते रहे, अपने मुल्क के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए। ये तो आप लोगों का कंडक्ट है। वो तो तरीन साहब अपने 2 सूबों के चौई साहब, मुल्क जब तबाह हो रहा था ना, ये कहते कि जब गए थे, ये याद रखिए, जब गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स $39 बिलियन, ठीक है। फेक न्यूज, पाकिस्तान की कभी $39 बिलियन गुड्स एंड सर्विसेज। मैं सेनेट छोड़ दूंगा, चले मैं सेनेट छोड़ता हूँ। सेनेट हो गया, नहीं बड़ी मुश्किल हो गया। $39 बिलियन, ये सुने मेरी हो गया। अभी पता चल सेनेट छोड़ने की क्या जरूरत है ही नहीं ना, फेक न्यूज है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स और अगर 3 overseas remittances 31.3 billion. अच्छा, रोशन डिजिटल अकाउंट 3.5 बिलियन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स 1.9 बिलियन, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज 11%, एक्सपोर्ट रजिस्टर्ड 25 बिलियन। अच्छा, उसके अलावा अपने फिगर्स हैं दोनों के पास। कमाल है, कहते हैं अगर अपने बनाने बना ले। नेशनल फिगर्स किसी के पास? मैं तो आपके सारे मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको उसमें बता दूंगा इन लोगों ने पब्लिश किया, उसके बता। अच्छा, एक बात, इन लोगों ने 2023 का 0.28 वो बताया था ना जीडीपी हुआ है, वो भी इन्होंने झूठ बोला था, वो -0.17 है। चलो जबरदस्त। अच्छा, हाँ जी, नेशनल लेवल पे कोई मुल्क झूठ नहीं बोल सकता, बोलेगा पता कर। मुझे ब्रेक लेने बाद भाई साहब आपके पास एक सवाल है कि ये बिलावल ये कह रहे हैं कि ये मुकाबला नहीं कर सकती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इनकी पूरी ख्वाहिश है कि कोई और इनका इलेक्शन लड़े। ये वाकई आपको ऐसा महसूस होता है? छोटी सी ब्रेक, को ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। नाज़िम साहब, ये फरमाइए, ये जो आप कह रही हैं, बल्कि आपकी पार्टी कह रही है कि शेर बाहर नहीं निकल रहा, मियां नवाज शरीफ साहब का इलेक्शन कोई और मैनेज कर रहा है और मियां साहब की पूरी ख्वाहिश है कि बस कोई आए, इनको कुर्सी पे बिठा दे और कहें कि चलें जी आप प्राइम मिनिस्टर है। देखिए जावेद चौधरी साहब, इलेक्शंस में हमेशा एक मुहिम होती है, कैंपेन होती है, और जो लोग बगैर किसी कैंपेन के, बगैर इलेक्शन की मुहिम के, बगैर अवाम को ये बताए कि उनका क्या मंशूर है, क्या मैनिफेस्टो है, वो अवाम के लिए क्या प्रोग्राम और क्या प्लान पाकिस्तान के लिए लाना चाहते हैं, किस तरह पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करेंगे, या जो भी अपना प्रोमिसेस है अवाम तक जब तक वो आकर अपनी बात नहीं बताते, कौन निकलता है घरों से बाहर वोट करने के लिए? इस तरह तो नहीं कि 1 पॉइंट डे इलेक्शन होगा और हर पॉलिटिकल पार्टी घर बैठे जो है लोग निकलेंगे और उनको वोट दे देंगे। एक कैंपेन होती है और दुनिया भर में होती है ये कैंपेन, इलेक्शन की कैंपेन 1-1 महीना चलती है, दुनिया भर में कैंपेन्स होती हैं। यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान में देखें तो पीपल्स पार्टी के अलावा आप मुझे बता दें कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो अवाम में निकली है इस वक्त? आपको सिवाय बिलावल भुट्टो जरदारी के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के पूरे पाकिस्तान में अगर कैंपेन नजर आ रही है तो सिर्फ पीपल्स पार्टी की नजर आ रही है, वरना तो सब घरों में बैठ के छुपे हुए हैं। तो इस तरह से ये दावा कर देना कि जी हम घर बैठकर इलेक्शन भी जीत जाएंगे और घर बैठ के वजीर आजम भी अपने ले आएंगे, तो फिर तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि इनको पहले से ही कोई चीज मालूम है जो हमें नहीं पता। हम तो ये जानते हैं कि इलेक्शन में अवाम वोट देती है और वोट के हक से ही अवाम की तर्जुमानी करने पार्लियामेंट तक आते हैं। कैसे पता चल रहा है आपको हुकूमत बनी हुई है, आपको कंपेयर करने की जरूरत है? मैं बताता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ बात मुकम्मल कर रही थी। जी जावेद चौधरी साहब, दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रही थी, देखिए आप अभी गुफ्तगू हो रही थी कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने अवाम को क्या दिया है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो BISP जैसा सक्सेसफुल प्रोग्राम जिसमें पूरे पाकिस्तान में बिला तफरीक
ये नहीं कि किसी एक खास सूबे में या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को, बल्कि पूरे पाकिस्तान भर की खवातीन को BISP प्रोग्राम के थ्रू जो एक इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम है, सक्सेसफुल प्रोग्राम है, उसको एक्सपेंड किया और अब भी हम यही प्रॉमिस कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इसको मजीद बढ़ाया जाएगा, इसमें मजीद इजाफा किया जाएगा। इसके साथ ही आप ये देखें कि जो सैलाब की सूरत हाल थी, हाल ही में आपने देखा, थोड़े ही अर्से पहले की बात है, जब सैलाब आया सबसे ज्यादा सूबे सिंध इसमें मुतासिर हुआ, बलूचिस्तान मुतासिर हुआ, और उसके बाद आपने देखा कि उधर सर पे हाथ रखने को सिवाय पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी नजर ही नहीं आई। ठीक, अब जवाब ले अफनान साहब, आप 17 जनवरी तक आपका मंशूर नहीं आया सर? देखिए, हम लोग जो है वो मंशूर के ऊपर हमारा काम तकरीबन कंप्लीट है। पहले कर लेते काम? नहीं, हमने काम कंप्लीट किया था, फिर हमने एक पोर्टल बनाया जिससे हमने आवाम से कहा कि आप भी सजेशन अगर कुछ देना चाहते हैं वो भी दे दें, क्योंकि मैं खुद इसमें इन्वॉल्व रहा हूँ तो मुझे पता है। मैनिफेस्टो बने हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर हम थोड़ा सा काम इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं कि हम जो वादा करते हैं हमने वो पूरा करना होता है ना। हम कहते हैं 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियाँ, उसके बाद ना करें तो किसने पूछना। अब देखिए तो बिलावल साहब 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। ठीक है, वो आपके पास कोई प्लान नहीं है? हम अपना प्लान देंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप 500 फ्री कर देंगे मेरा हर यूनिट? नहीं, हम बिजली फ्री जो है उससे ज्यादा बेहतर ही मैं ये समझता हूँ आ जाएगा वैसे तो, कि आप सोलराइजेशन की तरफ जाए। मामला फ्री बांटने से तो मसला हल नहीं होगा ना, कहीं किसी ने तो पैसे देने उसके। अब जो बात है देखें ये कि जी हम तैयारी नहीं कर रहे, बात ये कि तैयारी जो है ना वो आपकी अभी नहीं होती। तैयारी आपकी होती है जब आप 10 साल 15 साल लगते हैं। ये तो आखिरी महीने में आगे तो एग्जाम का बच्चे ने फेल ही होना है अगर उसने तैयारी नहीं की हुई। आप जो मर्जी करते रहे, आप कितना अच्छा पेन ले लें, कितना अच्छे आप अपना वो पेंसिल एक्स्ट्रा शीट लिखना ही नहीं आएगा, एक्स्ट्रा शीटें जमा करा दें, आप पता ही नहीं है एग्जाम। भाई बात ये है कि आप लाहौर में खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि लाहौर जो है हम कराची जैसा बनाएंगे या हम पेशावर जैसा बनाएंगे। ये है सारी कहानी। अगर आप में हिम्मत है तो आप जाके करके देखें, पता चलेगा। वहां पे इंस्टीट्यूट्स बनाएंगे, मेडिकल इंस्टीट्यूट तो सारे का पख्तूनख्वा जो है वो रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आके इलाज कराता है। इतनी बड़ी इन्होंने क्या कहते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल है ही नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। मेरी गुजारिश सुन लेना, मैंने बारी नहीं बोला। आप यहाँ पे रावलपिंडी कार्डियोलॉजी है, वहाँ पे कार्डियोलॉजी आपने बनाई थी वो, आपने भी कुछ किया है, आपने बनाई है वाली इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, आप पता कर लो ना। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ आपने कुछ नहीं बनाया ना। अब आप मेरी गुजारिश सुन ले, मेरी गुजारिश रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर सारा 100 बेडेड हॉस्पिटल बर्न का, वो इसलिए आता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा बर्न यूनिट है। वहाँ पे है ही नहीं हॉस्पिटल, 100 बेड और आप 100 बेड। ने अपना इलाज लाहौर से करवाया। हाँ, नहीं हेल्थ कार्ड आप दे दें आप हॉस्पिटल। इन लोगों ने तो पाकिस्तान से ही नहीं करवाया। अब बात क्या करें, ये सारी चीज पाकिस्तान। आप सोचे देखिए, वो देखिए मेरी बात सुने, देखिए अफनान साहब ऐसा है कि मेरे बच्चा पाकिस्तान में पैदा होकर कहेंगे कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। मेरी गुजारिश तो सुनिए ना, मेरी बारी है, आपकी बारी तो नहीं है। बात ये है कि आप सलमान और कासिम को कहें ना आके यहाँ पे रहे, जहाँ पे यहाँ की, अब मैं क्या कहूँ, छोड़ देना उनको बुला ले। तो भाई आप जो वहाँ की पैदावार है उसको भी बुलाए ना, उनको क्यों आगे 2 दिन तो रह के दिखाएं। उनकी माँ या बच्चे वो दूध पीते हैं, वो दूध करते हैं, जो पहले बहाने और थे जो और आप बुलाए ना उनको यहाँ पे। आप हमें जो भाषण दे रहे हैं आप छोड़े कहते हैं अपने वहाँ पे यहाँ पे नहीं बुलाते, और बच्चों को आगे लगाया है और मुझे बताएं कि रियासत मदीना तो बच्चे आप उनकी डिमांड करें, डिमांड करेंगे, आप उनके बच्चों की बात ना करें, वो भी नहीं करेंगे। बाहर जाके इलाज ना करें, हम ये कहेंगे ना कि आपके बच्चे इधर आ जाए ना, वो क्यों नहीं आते इधर? यहाँ पे कोई मसला है पाकिस्तान में? वो है क्या कहते हैं, मतलब वो बादशाह हैं कि वहाँ पे रहेंगे और यहाँ पे आके हुक्मरानी करने के लिए आया करेंगे। इस तरह है, वो पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, इस तरह है, मियां साहब के जो और भी बड़ा अलमिया है, तो और भी बड़ा अलमिया है कि आप पाकिस्तानी है, मतलब कि आपके लीडर के बच्चे पाकिस्तान नहीं है। इस तरह है, रियासत मदीना यहाँ पे बनानी है। देखिए इस तरह उसके बच्चे जो है वो आवाम के बच्चों के लिए रियासत आवाम के बच्चों को बना रहे हैं, बच्चों को लगे। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मेरी बेगम पाकिस्तान की है, मेरे बच्चे पाकिस्तान में पैदा हुए, मेरे बच्चे बाहर गए और पाकिस्तान में आ गए, वो इधर ही हैं और यहाँ सब कुछ कर रहे हैं। आपके बच्चों की बात एक मिनट है ना, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ ना भाई, मेरा थोड़ा सा चुप कर दे ना। अब उसमें जो मैं चुप कर दूं, ठीक है ना। इस तरह है कि एक शख्स है कि वो पाकिस्तान में पैदा हुआ है, ठीक, उसकी औलाद यहाँ की है, ठीक,
वो यहाँ से आज तक नहीं बताया कि पैसे कैसे बाहर गए हैं, उनके बच्चे एक मिनट इधर झाड़ियां लगा दी हैं, इधर जमीनों पे कब्जे कर लिए हैं, मैं नहीं कर सकता, पूरी बना ली। आपने भी बोला ना बीच में, आपने भी बोला मेरी बात सुने, मैं 190 मिलियन पाउंड डॉक्टर साहब 190 मिलियन पाउंड ऑनेस्टली डॉक्टर साहब ये ना हर दफा बोला आपने मेरी बात। आपने प्रार्थना रोकी, दोनों दफा इन्होंने बोला। एक मिनट आप डॉक्टर साहब बात करें, चले बात लेकिन ये नहीं बोलेंगे जब मैं बोलूंगा। अच्छा ठीक, आप चुप करें, एक मिनट चले बोलिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ऐसे बुलवा ले, नहीं आप बोले तो सीधा, वो डॉक्टर साहब ये नहीं बोलना चाहता, जिद्दी बच्चे, अच्छा बच्चों मैं बहुत जिद्दी हूं, मैं नहीं बोलना चाहता। डॉक्टर साहब आप अपना मौकफ दें, ये टीवी है, इसमें आपका मौकफ दिया जाता है सारा। आवाम सारी जानती है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा नहीं, आवाम सारा जानती है, आवाम सारा जानती है कि क्या है। आज भी अगर आप लोग वो हुदैबिया पेपर मिल खोल ले, उसमें एक सबूत है, एक सबूत है उसमें, हर चेक फिर बोल रहा है हाई कोर्ट का फैसला, जो मर्जी हो उसके अंदर चेक है, उसके अंदर चेक है, कैश हुआ हुआ है, कैश हुआ हुआ है, सब कुछ हुआ है, फिर बोल रहे। देखिए प्रोग्राम I don't want to say ओके आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।